आज महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नई खबरें मिल रही, तो मैंने सोचा कि अपने छात्रों के साथ बैठकर उसका विश्लेषण किया जाए। बहुत दिनों से ये खबर बाजार में थी कि अजीत पवार शायद एनसीपी को तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। जो एनसीपी के कार्यक्रम हो रहे थे उसमें अजीत पवार नहीं आए और अभी तक अजीत पवार भी ये कह रहे थे कि वो बीजेपी में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। शरद पवार अपोजिशन पार्टी के एक सूत्रधार हैं और ये माना जा रहा है, अब जो खबरें हैं मार्केट में वो तो पता चल जाएगा 2-3 घंटे में कि सच क्या है, कि शरद पवार की एनसीपी से अजीत पवार छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे और शरद पवार अपोजिशन में ही रहेंगे। इस स्थिति का विश्लेषण करते हैं। जो पहला विकल्प बनता है वो ये कि अगर अजीत पवार जैसी खबरें हैं कि वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे तो एकनाथ शिंदे जी का क्या होगा। क्या एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? और अगर ये सरकार बन गई तो जो चुनाव आयोग के कानून हैं उसके अनुसार एकनाथ शिंदे का जो शिंदे का गुट है, शिवसेना का गुट है, वो अमान्य हो जाएगा और उसके जो कानूनी आधार पर उनकी विधायकी खत्म हो जाएगी, जितने भी विधायक शिंदे जी के साथ गए थे। तो इसका मतलब यह है कि पहला तो यह है कि अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाते हैं तो एकनाथ शिंदे जी खत्म हो गए। इसका मतलब यह है कि जो ये अभी तक प्रचलित भावना है कि बीजेपी जिसका भी साथ लेती है उसको इस प्रकार से धता बताती है कि उसका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाता है, जैसा कि बाकी अपोजिशन पार्टीज के साथ हुआ, अकाली दल के साथ हुआ। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ने उस चीज़ को भांप लिया और उसके पहले ही उन्होंने अपोजिशन कैंप में आ गए और अपने को बचा लिया, वरना वहाँ भी एक आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बहुत विश्वस्त थे उनके माध्यम से रिवोल्ट कराने का प्रयास था, जैसे शिंदे गुट ने रिवोल्ट किया था उद्धव साहब से। और अगर शिंदे साहब का गुट अपनी मान्यता खोता है तो ये उसी प्रकार की घटना होगी जैसा बाकी जिन जिन पार्टियों ने बीजेपी का साथ दिया उनके साथ हुआ है। तो पहला विश्लेषण तो ये होता है। दूसरा पक्ष ये मेरे को समझ में आता है कि अगर अजीत पवार बीजेपी में जाते हैं तो कम से कम उनके ऊपर जो सीबीआई, ईडी के और जांच चल रही हैं उन पे रोक लग जाएगी, तो अगले 2 साल उनको चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। जैसे पिछली बार भी जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ उन्होंने ली थी फडणवीस साहब के साथ, बीजेपी के साथ 2 दिन की जो सरकार बनी थी, उसमें उनके ऊपर से बहुत सारे केस हट गए थे। तो ये भी उनकी रणनीति हो सकती है कि सारे केसेस हट जाएं, ईडी सीबीआई से उनको छूट मिल जाए, और हो सकता है इसमें शरद पवार जी का भी हाथ हो, उनका भी सहयोग हो कि तुम वहाँ जाओ, चीफ मिनिस्टर बनो और अपने केसेस को हटवा लो। तो एकनाथ शिंदे खत्म हो गए और अजीत पवार के केसेस भी खत्म हो गए। अब सवाल यह है कि जब चुनाव बाकी हैं 2 साल के बाद और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है वो है 1 साल के बाद, तो क्या अजीत पवार अभी तो वहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे, और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद फिर पलटी मारकर वो अपोजिशन के साथ आ जाएंगे, जिसमें शरद पवार की मौखिक स्वीकृति हो सकती है, क्योंकि उससे अजीत पवार जी की भी जान बच जाएगी, एकनाथ शिंदे भी खत्म हो जाएंगे, और अपोजिशन को जो उस समय इलेक्शन के पहले जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, उस समय अगर अजीत पवार फिर विपक्ष के साथ आएंगे तो उसका प्रभाव अलग प्रकार का होगा। तो बहुत एक तीर से कई निशाने उससे हो जाएंगे। इसके अलावा ये लगता है जो बीजेपी भी मेरे ख्याल से बहुत सोच समझकर निर्णय लेगी
अजीत पवार जी के बारे में, क्योंकि जैसा पिछली बार हुआ था कि अजीत पवार जी ने सरकार जरूर ज्वाइन कर ली थी, सुबह सुबह उन्होंने शपथ ले ली थी और फडणवीस साहब ने शपथ ले ली थी, और उसके बाद सारे विधायक जो हैं शरद पवार जी के साथ चले गए थे और अजीत पवार भी लौट के आ गए थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे महाविकास अघाड़ी में। तो ये भी हो सकता है, इसलिए बीजेपी को भी मेरे ख्याल से बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कि स्थिति अजीत पवार की क्या है, उनके दिमाग में क्या है, क्या वो अपने केसेस खत्म कराने के लिए आ रहे हैं, ईडी सीबीआई से बचने के लिए आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद चुनाव के पहले क्या वो फिर पलटी मारकर विपक्ष में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा माना जाए जो तीसरा विकल्प है कि अजीत पवार और शरद पवार पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, अगर ये विकल्प है सच में, तो इसका मतलब जो महाराष्ट्र की और देश की राजनीति में विपक्ष का स्पेस है, जो सेकुलर स्पेस है, वो पूरी तरह से कांग्रेस के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जैसा आपको याद होगा कि कांग्रेस में इंदिरा जी के समय में भी एक विभाजन हुआ था, और उस विभाजन में जितने भी देश के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे राजनीति, जो जिन्हें छत्रप कहते हैं, चाहे पाटिल साहब हों, चाहे ब्रह्मानंद रेड्डी हों, चाहे बड़े बड़े लोग हों, जितने भी बड़े लोग थे उस समय, उन्होंने कांग्रेस छोड़ ली थी और इंदिरा जी ने इंदिरा कांग्रेस बनाई थी। और आपको पता है कि चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का, और इंदिरा कांग्रेस पूरी तरह से जीती थी। तो अगर अजीत पवार जमीनी सच्चाई को समझने के बावजूद बिना किसी रणनीति के बीजेपी के साथ पूरी तरह से खड़ा होना चाहते हैं, इस विधानसभा में भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, तो ये उनका बुद्धिमत्ता का एक एक्सपेरिमेंट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे विकल्पों को देखकर कि अगर अजीत पवार अपने केसेस को वापस कराने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव के पहले फिर विपक्ष में आ जाएंगे और एक प्रकार की नौटंकी अजीत पवार और शरद पवार जी ने रची है, तो ये एक अलग मुद्दा है। और अगर इसका मकसद एकनाथ शिंदे को राजनीतिक रूप से ख़त्म कर देना है, क्योंकि जिस सीमा तक वो बढ़ गए हैं अब वो उद्धव साहब के साथ नहीं आ सकते, और एक प्रकार से जो शिवसेना है महाराष्ट्र की वो उद्धव ठाकरे के ही साथ है और एकनाथ शिंदे पे ये ठप्पा लग जाएगा, इन्होंने धोखा दिया, कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे और फिर अपना राजनीतिक जीवन खत्म कर लिया। तो एकनाथ शिंदे का राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर बीजेपी के साथ पूरी तरह से अजीत पवार जाना चाहते हैं, मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। क्योंकि जिस प्रकार से कर्नाटका के अंदर स्थिति बदल रही है और जिस प्रकार से ये पूरे संकेत आ रहे हैं कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनाने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार जैसा परिपक्व नेता, जो जमीनी नेता है, वो इस प्रकार की गलती करेगा कि विधानसभा में भी बीजेपी का सपोर्ट करे और अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के समर्थन में खड़ा हो जाए। इसकी संभावना मुझे कम लगती है। चौथा जो मुझे लगता है, जो राहुल गांधी के साथ एक बहुत बड़ा अवसर है कि जिस प्रकार इंदिरा जी ने पूरे हिंदुस्तान में घूमकर अलख जगाई थी और एक योद्धा की तरह लड़ी थी और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था, जबकि जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे वो सारे उनके अपोजिशन में खड़े थे। तो राहुल गांधी के पास एक बहुत बड़ा मौका है, अगर ये सारे विकल्प सही नहीं हैं, तो कि वो पूरे देश का दौरा करें और अपने बल पर बीजेपी का विकल्प बने। क्योंकि अगर अजीत पवार इस प्रकार से बीजेपी में जाते हैं तो ये लोगों की भावना प्रबल होती है कि जो बीजेपी के साथ जाता है उसके ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाते हैं, और अगर विकल्प विपक्ष का स्पेस अगर कोई
बखूबी निभा रहा है, ईमानदारी से निभा रहा है, तो केवल कांग्रेस और राहुल गांधी निभा रहे हैं, तो इसका राहुल गांधी को भरपूर लाभ मिलने की संभावना मेरे हिसाब से है। सुप्रिया सुले जो शरद पवार जी की बेटी हैं, उन्होंने एक बात और कही कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है और देश की राजनीति में भी बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो विस्फोट होने वाला है उसका तो अंदाजा हमें मिल गया, लेकिन देश की राजनीति में क्या विस्फोट होने वाला है इसका इंतजार रहेगा, देखने का मौका मिलेगा और ये पता चलेगा कि क्या शरद पवार भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि शरद पवार एक परिपक्व नेता हैं। ये बात सच है जो परिवार में होती है, ये सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में पारिवारिक वर्चस्व की बात होती है। शरद पवार जी का उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मानी बात है कि शरद पवार चाहेंगे कि उनकी बेटी को आगे बढ़ाएं और अजीत पवार चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं, उनसे ज़्यादा गहरी पैठ उनकी है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे संभावना लगती है, अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे तो बीजेपी को भी बड़े फूंक फूंक कर कदम उठाने पड़ेंगे और अजीत पवार के साथ सरकार बनाकर इस विकल्प के बारे में सोचना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीत पवार फिर अपने केसेस वापस कर लें, सरकार की अंदरूनी सूचना प्राप्त कर लें और जो बीजेपी के सरकार की गलतियां हुई हैं, एकनाथ शिंदे को राजनीति पलट पटल से बाहर कर दें, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर दें और उसके बाद पूरा मैदान जो खाली हो जाए वो उद्धव ठाकरे के लिए और कांग्रेस के लिए हो जाए और चुनाव के पहले अजीत पवार फिर शरद पवार से मिल जाएं और कोई समझौता हो सकता है अजीत पवार और शरद पवार के बीच में हुआ हो कि इस खेल से एकनाथ शिंदे खत्म हो जाएंगे, बीजेपी की जो क्रेडिबिलिटी है कि वो किसी के साथ भी समझौता कर लेती है, ईडी सीबीआई के केसेस बंद करा देती है और जो उनके पुराने सहयोगी हैं एकनाथ शिंदे जैसे लोग, उनको धता बता सकती है। तो ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है खेल जो है बहुत दिलचस्प हो गया है, बहुत आनंद देने वाला हो गया है और हम जैसे राजनीतिक विश्लेषकों के लिए देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और इसमें जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, जो शतरंज के प्यादे हैं, वो किस प्रकार से चालें चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले क्या जब चुनाव आयोग अपनी नीति बना देगा, डिक्लेयर हो जाएंगे चुनाव और उसके बाद राज्य सरकार के अधिकार खत्म हो जाएंगे, केंद्र सरकार के अधिकार खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद ये जो विपक्षी दल अपने को बचाने के लिए बीजेपी के साथ गए हैं, इनका रुख क्या रहेगा और वो लोग जो बीजेपी में आज हैं और अपने राजनीतिक जीवन को ख़त्म होते देख रहे हैं, उनका रुख क्या रहेगा। जैसे इंदिरा जी को 1977 के इलेक्शन में बाबू जगजीवन राम ने और बहुगुणा जी ने छोड़ा था और उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था, कांग्रेस और डेमोक्रेसी उन्होंने बना लिया था। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगली चाल क्या होगी, अगला खेल क्या होगा। और जो कर्नाटका में जिस प्रकार से बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उससे भी आगाज़ मिलता है कि अजीत पवार जैसे परिपक्व नेता जो ज़मीनी हकीकत से परिचित हैं, अगर वो निर्णय लेते हैं तो उसकी उनकी रणनीति क्या है, शरद पवार की रणनीति क्या है, राहुल गांधी इसको कैसे हैंडल करते हैं और किस प्रकार से जो विपक्षी एकता के सूत्रधार बनते हैं और एक विकल्प, अकेले विकल्प बन के कांग्रेस को पूरे देश में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, ये भी देखने लायक होगा। क्योंकि कांग्रेस ने जो अपनी ज़मीन खोई थी उसका मुख्य कारण ये था कि उन्होंने जो अलायंसेस बनाए थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, बाकी जगहों में, और जो स्पेस छोड़ दी थी, उससे कांग्रेस जन उदास हो गए थे उस क्षेत्र से जहां कांग्रेसी नहीं लड़ रहे थे और वो उस दल में चले गए थे जो बीजेपी का अपोनेंट था और कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अगर ऐसा मौका मिलता है तो कांग्रेस और राहुल गांधी की क्या पकड़ है, क्या उनकी राजनीतिक सूझबूझ है, इसको भी देखने का मौका मिलेगा। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग टर्म है और हम जैसे एनालिस्ट को और जो राजनीतिक घटनाओं पे बड़े अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, उनके लिए भी इंटरेस्टिंग समय आने वाला है, आनंद आएगा। और जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा मैं आपसे संबोधित करूंगा और आपसे आपके जो रिएक्शंस हैं वो लूँगा। थैंक यू।